हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि जियोग्राफी में। क्लास 7th की एनसीईआरटी की जियोग्राफी का हमारा ये चौथा चैप्टर है। कल हमने चौथे चैप्टर में इसका पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, आज इसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने देखा था कि जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, क्यों CO2 इतना एमिशन हो रहा है, CO2 हमारी एटमॉस्फेयर में हमारे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, और इसकी बढ़ती हुई मात्रा हमारे लिए क्यों हानिकारक हो जाती है, पृथ्वी का तापमान कैसे बढ़ रहा है। वायुमंडल की परतें देखी थी, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मिलती है, कौन सी सबसे ज्यादा कम मिलती है, ये भी हमने सब देख लिया था। फिर वायुमंडल की परतें देख ली थी। उसके बाद मौसम और जलवायु का संबंध था, वो भी देख लिया था। आज हम देखेंगे वायुदाब। अब यह वायुदाब क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, क्या कार्य होता है, कैसे वायुदाब की वजह से वर्षा होती है, कैसे संघनन होता है वायु का, आज हम सभी इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना कुछ देरी किए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखते हैं वायुदाब क्या होता है। तो वायुदाब, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल भी लगाती है, यानी कि हमारी जो वायु है वो हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ अपना बल भी लगाती है, किंतु इसका अनुभव नहीं करते, इसका हम अनुभव नहीं करते। इसलिए होता है क्योंकि यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे शरीर का जो दाब है उसके दिशाओं के ऊपरी दिशाओं पर लगता है। ठीक है, ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि वायु का जो दाब है ये हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। जैसे कि वायु अपना बल लगाती है तो उसको रोकने के लिए हमारा शरीर उस दिशा के विपरीत बल लगाने लगता है। इसलिए जब वायु हमारे शरीर पर दाब लगाती है, दाब के साथ साथ वो बल लगाती है, लेकिन वो बल हमें महसूस नहीं होता क्योंकि हमारा शरीर भी इसके गति के विरोध में बल उत्पन्न करता है, ताकि जो वायु है वो अपना बल नहीं लगा सके अपने ऊपर। देखते हैं कैसे नहीं लगा सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। ठीक है, क्या होता है वायुदाब? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। वायुमंडल में जो दाब है वो ऊपर की ओर जाने पर तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सबसे अधिक होता है, यानी कि समुद्र स्तर पर वायु का जो दाब होगा वो सबसे अधिक होगा और ऊंचाई पर जाने पर घटता है, यानी कि समुद्र का जो सतह होगा, यानी कि पृथ्वी के नीचे की ओर जाने पर वायुदाब हमें अधिक मिलता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, समुद्र तल से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब की हमें विरलता मिलती है, नीचे की ओर आते हैं तो हमें सघनता मिलती है। समुद्र स्तर पर जो वायुदाब होता है वो अधिक मिलता है और ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप पर प्रभावित होता है। ठीक है, वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल यदि इसका वितरण होता है वायुदाब का, तो किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, उसके ताप द्वारा वायु का दाब भी प्रभावित होता है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव यहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। ठीक है, यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्त्रावित हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पृथ्वी पर तो वायुदाब अधिक मिलता है, लेकिन अंतरिक्ष पर यहाँ पर वायुदाब न के बराबर मिलता है। और जब कोई यात्री चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। जब वो अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो नॉर्मल कपड़ों में नहीं जा सकते हैं, वो ऑक्सीजन युक्त जो कपड़े होते हैं वही पहनकर जाते हैं ताकि उनको प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन मिल सके। यदि वो ऐसी
ऐसे जो कपड़े होते हैं अंतरिक्ष में पहनने के ऑक्सीजन युक्त, यदि वो कपड़े ना पहने तो उनकी जो जितनी भी रक्त वाहिनियां होगी ब्लड की, वो सारी फट सकती है और उनकी वहीं पर मौत हो सकती है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है और बिना ऑक्सीजन के हमारी जितनी भी रक्त वाहिनियां होती है वो फट जाती है। ठीक है, यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण, क्योंकि वहां पर जो वायुदाब होता नहीं है लेकिन उसके शरीर का भी विपरीत बल लगता है उस वायु पर, और गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं होता है, तो उनकी जो रक्त शिराएं होती है, रक्त वाहिनियां होती है, वो फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्त्रावित हो सकते हैं तथा उनकी वहीं पर मौत हो सकती है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। क्या दिया है एनसीईआरटी ने कि अधिक तापमान वाले जो क्षेत्र होते हैं, जिनका तापमान अधिक होता है जिस जगह का, वहां पर जो वायु होती है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। जैसे ही गर्म वायु ऊपर उठती है तो वहां पर कौन सा क्षेत्र बनता है, निम्न दाब का। निम्न दाब जो क्षेत्र होता है वह बादल युक्त आकाश एवं नाम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, वो बादल युक्त आकाश होता है और मौसम के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ होता है। जहां पर अत्यधिक ज्यादा गर्मी होती है वहां पर निम्न दाब होता है वायु का, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उष्मा ज्यादा रहेगी तो वायु भी गर्म होगी, और गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठेगी, ऊपर उठकर फिर से संघनित होगी, संघनित होकर वापस से भारी वर्षा में यानी कि भारी वायु में कन्वर्ट होकर नीचे आएगी, और वही जो गर्म वायु होती है जो हल्के होकर ऊपर उठती है उसी में बादल का निर्माण होता है, और गर्म वायु वाला जितना भी क्षेत्र होता है वो बादल युक्त क्षेत्र होता है। ठीक है, कम तापमान वाले क्षेत्रों में ठंडी होती है, जिसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। भारी वायु में उच्च दाब लगता है और हल्की यानी कि भारी रहती है, ठंडी रहती है, और गर्म वायु हल्की वायु जो होती है उसमें निम्न दाब लगता है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। उच्च दाब जहां भी लगता है वहां पर आकाश स्पष्ट होता है और वायुमंडल स्वच्छ होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करती है। जो वायुमंडल में वायु का जो चक्र चलता है वो सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करता है। जैसे कि भारी वायु ऊपर से भारी हो गई, वो भारी होकर नीचे गिरती है, नीचे फिर से गर्म होती है, गर्म होकर फिर ऊपर उठती है, तो ये वायु का चक्र चलता रहता है। तो क्या होता है, सदैव वायुमंडल का जो सदैव वायु एक गमन चक्र होता है इनका, वो क्या करता है, उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर हमेशा गमन करती रहती है, और ये वायु का एक चक्र चलता रहता है। अब देख लेते हैं पवन क्या होती है। ये तो वायु हो गई जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर आती है। अब देख लेते हैं पवन, पवन क्या होता है। जब उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। ठीक है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। जैसे कि गर्म वायु उच्च दाब क्षेत्र में जाती है, ठंडी हो जाती है, वहां से उच्च दाब लगता है तो वो भारीपन के कारण नीचे आ जाती है, नीचे फिर गर्म हो जाती है। तो उच्च दाब से लेकर निम्न दाब की ओर वायु की गति जो होती है उसे हम पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। हमने वायु को काम करते नहीं देखा है, लेकिन पवन को काम करते हम देख सकते हैं। कैसे, जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। यानी कि सड़क पर जितनी भी धूल मिट्टी पत्तियां, पेड़ पौधों की जितनी भी पत्तियां होती है, जैसे ही पवन आती है वो उड़ा कर ले जाती है। लेकिन जब ज्यादा वायु की मात्रा बढ़ जाती है, तूफान की स्थिति आ जाती है, तब तूफान के समय क्या होता है, वो पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल एवं धुएं को उखाड़ सकते हो। क्या होता है, कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उखाड़े देख सकते हो। ठीक है, यदि पवन धीमे भी चलती है, वायु धीमे भी तेज भी चल थोड़ी सी तेज चलती है तो पेड़ पौधे की पत्तियां उड़ा ले जाती है। ज्यादा ही चलती है, तूफान की स्थिति आ जाती है तो पेड़ पौधों को उड़ा ले जाती है, उनको भी उखाड़ देती है उनकी जड़ों समेत। और अगर महीन चलेगी, धीमी धीमी जब वायु चलती है तो वो क्या करती है, महीन धूल के जो कण होते हैं छोटे छोटे, उनको उड़ा ले जाती है और धुएं को
उखाड़े देख सकते हैं, ठीक है, उनको भी उड़ा ले जाती है। इसी प्रकार वायुमंडल में सिर्फ वायु ही नहीं होती है, अन्य गैसें भी मौजूद होती है, और उन गैसों के साथ साथ धूल के महीन कण भी होते हैं और धुआं भी होता है, ठीक है। तो ये होता है पवन का कार्य। अब देख लेते हैं पवन का और क्या कार्य होता है। कभी कभी पवन इतनी तेज हो जाती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो, ठीक है। ये 3 उदाहरण सोचना कि पवन, तेज पवन के सामने, आपके सामने समस्या उत्पन्न हुई होगी। यदि तेज पवन आई होगी तो उसके कारण आपके सामने क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई है। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। अब देख लेते हैं पहली पवन क्या होती है। स्थायी पवनें। ये स्थायी पवनें क्या होती है? सेकंड शायद। पहली क्या है पवन? स्थायी पवनें। ये क्या होती है? व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। स्थायी पवनें क्या होती है? उनकी एक दिशा फिक्स होती है, वो निश्चित एक ही दिशा में वर्ष भर चलती है। जैसे कि कोई पवन पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है तो वो लगातार वर्ष भर पश्चिम से पूर्व की ओर ही बहेगी। कोई पवन पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली होती है तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर ही बहेगी, कोई पूर्व से पश्चिम की ओर ही बहेगी। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें होती है। अगर इनका बहाव क्षेत्र पश्चिम से पूर्व है तो वो हमेशा पश्चिम से पूर्व ही रहेगा। किसी पवन का बहाव क्षेत्र पूर्व से पश्चिम की ओर है तो वो हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर ही रहेगा। इसे हम बोलते हैं स्थायी पवनें, क्योंकि ये एक ही स्थान पर चलती है, स्थायी रहती है, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। इनकी एक दिशा फिक्स हो जाती है और उसी दिशा में चलती रहती है। तो ये हो गई हमारी स्थायी पवनें। अब देख लेते हैं मौसमी पवनें। मौसमी पवनें क्या होती है? ये रही हमारी मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत की मानसूनी पवनें। भारत की जो मानसूनी पवनें होती है वो कभी अरब सागर से गुजरात की ओर चली जाती है, हिंद महासागर से अरब सागर में चली जाती है। कभी बंगाल की खाड़ी से उठने वाली पवनें होती है तो कभी हिंद महासागर से उठने वाली पवनें होती है, इधर कभी अरब सागर से उठने वाली पवनें होती है, और कभी कभी तिब्बत के पठार से भी भारत में आ जाती है पवनें। तो ये जो मौसमी पवनें हैं ये इनकी दिशा बदलती रहती है, ये किधर से भी आ जाती है, ठीक है। इनकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती। उदाहरण के लिए अपने भारत की मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें देख लेते हैं ये क्या होता है। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन किसी विशेष समय में चाहती है, ठीक है। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन किसी विशेष समय में चाहती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर, ठीक है। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनें याद है, जिसे हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ये स्थानीय पवनें हैं, ये किसी छोटे क्षेत्र में दिन, वर्षा या दिन किसी विशेष समय में चलती है। स्थानीय पवनें कैसी होती है? किसी विशेष समय में चलती है, किसी छोटे स्थान में, कि हाँ अगर ये दिन में चलनी है तो वो दिन में चलेगी, और किस पवन की वजह से कितनी वर्षा होगी, कितना जलवाष्प उड़ा के लेके जाएगी, उस हिसाब से ये चलती है। तो उदाहरण के लिए जो स्थल एवं समुद्र समीर जो पवनें होती हैं वो, और भारत का जो उत्तरी क्षेत्र होता है गर्म एवं सूक्ष्म स्थानीय पवन कौन सी होती है? लू। वो किसी एक स्थान पर चलती है। ये रही हमारी सारी पवनें।
कि यहाँ पर उच्च दाब लगता है ठंडे क्षेत्रों में और यहाँ पर निम्न दाब लगता है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब जिसे हम क्या बोलते हैं, डोलड्रम। ठीक है, ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, इनकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती है। ये हो गई पछुआ पवनें, इनकी एक दिशा फिक्स होती है। ध्रुवी पूर्वी पवनें, इनकी भी दिशा फिक्स होती है। पश्चिमी उपध्रुवी निम्न दाब यहाँ पर उत्पन्न होता है। ये रहा हमारा वायु दाब पेटियां। भूमध्य रेखा पर निम्न दाब लगता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश, जिसे अश्व अक्षांश बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है, जो व्यापारी यहाँ पर निम्न वायु दाब रहता है और इस उच्च वायु दाब की वजह से समुद्र का संतुलन बिगड़ जाता है और जो व्यापारिक होते हैं वो घोड़े फेंक देते हैं, इसलिए इस अक्षांश को हम अश्व अक्षांश बोलते हैं। ऊपर और नीचे 30 डिग्री से 35 डिग्री। ठीक है, चक्रवात प्रतीक आवेश, ये क्या होता है, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। यानी कि भारत का जो पूर्वी तट है, जिसमें क्या आता है ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये जो स्थान होते हैं ये हमेशा चक्रवातों से ग्रसित होते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात इनको हर साल प्रभावित करते रहते हैं। ठीक है, 2017-18 17 या 18 अक्टूबर 1999 को राज्य में 5 जिलों में चक्रवात आया है। 29 अक्टूबर 1999 को अन्य महाचक्रवात आया, जिसे राज्य के बड़े भाग में तबाही मचाई। मनुष्य पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। ठीक है, यानी कि समुद्र का वेग, आंधी तूफान, इनकी वजह से अनेक मनुष्यों को हानि भी हुई है। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन से पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों, अन्य ग्रहों की जो छतें हैं वो भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें इस तरह से कट गई, पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा हुई। इस वर्षा का कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आई। इस जो चक्रवात आया उससे भारी वर्षा हुई और इस भारी वर्षा के कारण अनेक नदियों में बाढ़ का कारण बनी। ठीक है, चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारी तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही मच गई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारी तरंगे आई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई। इतनी तबाही हुई थी ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 1999 में। ये 1999 का चक्रवात आया हुआ बता रहे हैं। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। फिर 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी तट पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ। अवदाब क्या, यानी कि जल का वायुमंडलीय दाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ता गया। गहन होकर इसने चक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुड़ा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इसे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों एवं फलों की खाड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारी प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनउपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस एवं बागान से भरे विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच मैंग्रोव के जंगल भी लुप्त हो गए। मैंग्रोव के जंगल और कहाँ पाए जाते थे,
तो पारादीप एवं कोणार्क के बीच, ठीक है, ये है हमारे लिए याद रखने योग्य पॉइंट। क्या है? पारादीप एवं कोणार्क के बीच मैंग्रोव के जंगल भी लुप्त हो गए, ठीक है, जिनमें कौन कौन से भूक्षेत्र आते थे? साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले भूक्षेत्र, ठीक है। पारदीप एवं कोणार्क के बीच में जितना भी स्थित मैंग्रोव का जंगल था, मैंग्रोव का वन था, वो भी विलुप्त हो गया। अब देखते हैं आर्द्रता क्या होती है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। यानी कि जब जल जो है पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से गर्म होकर ऊपर उठता है भाप बनकर, जिसे हम क्या बोलते हैं? जल वाष्प कहते हैं। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता क्या होती है? वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। किसी भी समय, जैसे कि अब मौसम यदि अच्छा है, मतलब मौसम साफ है आज, तो वो किस वजह से? वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा अच्छी है, न तो ज्यादा है और न ही कम है। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो इसे हम आर्द्र दिन कहते हैं, ह्यूमिड डे कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। यानी कि जो गर्म वायु होती है उसमें जल वाष्प की मात्रा जो होती है वो बढ़ती जाती है, और क्षमता धारण करने की क्षमता भी गर्म वायु की ज्यादा होती है। जो गर्म वायु होती है वो जल वाष्प की मात्रा को अत्यधिक देर तक रख सकती है, और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। ये जो हमारी आर्द्रता होती है, हमारा वातावरण होता है, वायुमंडल में जल वाष्प होता है, वो और अत्यधिक आर्द्र हो जाता है, ठीक है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है, भले गर्मी हो, लेकिन वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा अधिक होगी तो कपड़े सूखने में भी समय लगेगा। जैसे कि बरसात के दिनों में मान लो यदि पानी नहीं आ रहा है फिर भी कपड़े सूखने में समय लग रहा है, और ठंडी के दिनों में धूप कम है फिर भी कपड़े सूखने में इतना समय नहीं लग रहा है। बरसात के मौसम में यदि हमें गर्मी 35 डिग्री तापमान पर भी इतनी ज्यादा गर्मी महसूस होती है जितनी मई जून के महीनों में गर्मी महसूस नहीं हो पाती है, क्योंकि मई जून के महीनों में जल वाष्प की जो मात्रा होती है वायुमंडल में वो कम होती है, और बरसात के दिनों में वायुमंडल में जो जल वाष्प की मात्रा होती है वो अधिक होती है। इसलिए हमें गर्मी के मौसम की तुलना में बरसात के मौसम में गर्मी अत्यधिक लगती है, ठीक है। एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है। यानी कि बरसात के दिनों में यदि हमें गर्मी लगेगी, 35 डिग्री तापमान पर भी गर्मी लगेगी, तो वो पंखे की हवा भी हमें नहीं लगेगी, कूलर भी हमें ठीक से नहीं सुखाएगा हमारे पसीनों को, क्योंकि उसके भी जल वाष्प में मौजूद, उसके भी जो वायु है, कूलर भी कहीं से वायु लेके आता है, वो वायुमंडल से ही वायु आती है कूलर की भी, लेकिन उसमें भी जल वाष्प की मात्रा इतनी अधिक होती है कि वो हमारा पसीना नहीं सुखा सकता है, और हम असहज महसूस करते हैं, ठीक है। वो हम इसी जल वाष्प की वजह से असहजता महसूस करते हैं। जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होता है तथा जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही समूह होता है। जब जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके तब यह वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है, ठीक है। जब जो जल वाष्प होता है, समुद्र का जो जल है वो भाप बनकर ऊपर उठता है, और बादल जो होते हैं इन्हीं जल बूंदों का समूह होता है। ये छोटी छोटी जो जल बूंदें होती है जल वाष्प की, यही मिलकर क्या करती हैं? बादल का निर्माण कर लेती है। जब यही जल बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि इनमें वायु तैर न सके, इसी जल वाष्प के ऊपर वायु तैरती है, लेकिन धीरे धीरे ह्यूमिडिटी के कारण, आर्द्रता के कारण, उच्च दाब के कारण ये जो वायु होती है ये क्या हो जाती है? जो जल की बूंदें हैं वो निरंतर भारी होती जाती है और वायु तैर न सकती है, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। यानी कि ये वर्षा के रूप में नीचे की ओर आ जाती है, यही जल की बूंदें।
आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज जो होते हैं अपने पीछे सफेद पद चिन्ह छोड़ देते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। क्या बताना चाह रहे हो कि आकाश में उड़ते हुए जो हवाई जहाज होते हैं वो अपने पीछे पथ चिन्ह छोड़ देते हैं, ठीक है। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। इनके जो इंजनों से पीछे से धुआं जो निकलता है, नमी जो निकलती है, ह्यूमिडिटी जो निकलती है, वो क्या होती है, वो कंडेंसेशन हो जाता है, उसका संघनन हो जाता है और वायु के गतिमान रहने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। यानी कि हमारे वायुमंडल में मौजूद जो वायु होती है वो इस संघनन को पकड़े रखती है और हमें कुछ देर तक हमें दिखाई देता है कि हाँ यहाँ से एरोप्लेन निकला हुआ है, ठीक है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है, ठीक है। ज्यादातर भूम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। अधिकतर जितना भी भूमिगत जल होता है, हमारी भूमि के अंदर जितना भी जल है वो वर्षा के जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों से पेड़ कट जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहने लगता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। जब हम पहाड़ी इलाकों में पेड़ काट देते हैं तो जल वाष्प जब ऊपर उठता है, पहाड़ों से टकराता है, वहां पर वायु ठंडी वायु मिलती है, सघन वायु मिलती है। सघन वायु में जल वाष्प तैरने लग जाती है और वो वायु जल वाष्प में जल इतना अधिक हो जाता है कि वो वायु तैरना मुश्किल हो जाता है। तो वो जैसे कि ये एक पर्वत है, यहाँ पर इस साइड न जाते हुए वो भारी होकर वापस नीचे गिरने लग जाती है, इसी साइड वर्षा होने लग जाती है और अत्यधिक वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता रहता है। पहाड़ों में ऑलरेडी बर्फ जमी हुई है और वर्षा का भी जल आ रहा है, तो वर्षा का जल और बर्फ का जल दोनों निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनते हैं। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है संवहनी वर्षा, दूसरा है पर्वतीय वर्षा तथा तीसरा है चक्रवाती वर्षा। पौधों तथा खनिज जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है, ठीक है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी आ जाती है और सूखा पड़ जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ का भी कारण बनने लग जाती है। अगर वर्षा अधिक होती है तो ये वर्षा बाढ़ का कारण बनने लग जाती है। ये रही संवहनीय वर्षा। ये गर्म वायु ऊपर उठती है और वही जल वाष्प लेकर जाती है ऊपर, देन ऊपर ठंडी होकर बादलों का निर्माण करती है और बादलों में पानी इतना भर जाता है कि उस पानी के ऊपर वायु तैर नहीं पाती है और वो वायु वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। फिर पर्वतीय वर्षा, ये कैसी होती है, ये यहाँ पर कोई नदी या समुद्र तालाब जो भी है, जलाशय है, इस जलाशय से जल वाष्प ऊपर उठ रही है और यहाँ पर सारी गर्म वायु ऊपर की ओर जा रही है और पर्वतों से टकराकर गर्म वायु ठंडी हो रही है, फिर वो बादलों का निर्माण कर रही है और उच्च दाब के कारण वहां से फिर नीचे गिर रही है वर्षा के रूप में। ये चक्रवाती वर्षा, ठंडे प्रदेश में यानी कि ठंडे क्षेत्र में गर्म वायु जाती है और उधर से ठंडी वायु और गर्म वायु दोनों का जो मिश्रण होता है वो होता है चक्रवात का उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वायुमंडल का चौथा चैप्टर यानी कि पार्ट 2। हमारी क्लास 7th की एनसीईआरटी का ओवरऑल 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कल है हमारा 5वां चैप्टर जल यानी कि जल मंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने वायु कैसे कार्य करती है ये सब देख लिया है, वर्षा कैसे होती है ये भी सब देख लिया है। अब कल हम जल के बारे में देखेंगे, तो क्लास को पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।